जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल के बारे में हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार की वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का काम बेसिकली यही है और वेरिएबल का ही यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू देके हम उसके ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकें। जावा में वेरिएबल्स 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा होता है आपका लोकल वेरिएबल। तीसरा होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। और चौथा आपका होता है ब्लॉक वेरिएबल। ये जावा में वेरिएबल 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? तो यदि हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी क्लास की बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं। देखिए, किसी भी क्लास के अंदर 2 चीजें होंगी, वेरिएबल होते हैं और मेथड होते हैं। कुछ इस तरीके से मैं यहीं पे छोटा सा क्लास भी बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, हमने ये कहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी क्लास की बॉडी के अंदर हो। ये क्लास की बॉडी है, मतलब कर्ली ब्रेस ओपन करने का मतलब ये हो गया कि ये क्लास की बॉडी इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमने ये कहा है कि यदि कोई वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन किया गया है, अब इस वेरिएबल को ध्यान से देखिए, क्लास की बॉडी के अंदर है लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर है। हम यहाँ पे मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग इस तरीके से, है ना। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सब स्मॉल प्रिंट रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये इस मेथड मेन क्या है, यहाँ पे मेथड है। मेन एक मेथड है, इसकी अपनी बॉडी होती है। अब इसके अंदर भी हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर दिया जिसको। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी क्लास की बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मेन मेथड है, इसकी अपनी बॉडी यहाँ पे है, इसको भी छोड़ दीजिए, बाद में प्रिंट कराएंगे। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा, कौन सा लोकल वेरिएबल कहलाएगा, कौन सा स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा और कौन सा ब्लॉक वेरिएबल कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड क्लास की बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं। ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये क्लास बॉडी है। ये आपकी क्या है, क्लास बॉडी। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये कर्ली ब्रेस ओपन हुआ है, यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज हुआ है, तो ये किसकी बॉडी है, मेथड की बॉडी। इस ए को ध्यान से देखिए, कि क्लास की बॉडी के अंदर है लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाएगा, इस टाइप के वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। तो सिर्फ इसका यही एक अंतर नहीं है, यदि किसी वेरिएबल को हमने मेथड की क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया तो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा, है ना। ये तो पहचान हो गया कि हम पहचानेंगे कैसे प्रोग्राम के अंदर कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा लोकल वेरिएबल है। अब हम इंस्टेंस वेरिएबल की प्रॉपर्टी को जानेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी प्रोग्राम में अगर इस तरीके से वेरिएबल्स आए हैं, कौन सा इंस्टेंस है, कौन सा लोकल है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा ब्लॉक है। पहचानने के तरीके अलग होते हैं और जितने भी टाइप के वेरिएबल हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे यदि हम इंस्टेंस वेरिएबल की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं पूरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। पूरे क्लास का मतलब ये हो गया कि अभी हमने एक मेथड बनाया है
और भी अगर मेथड, जितने भी मेथड बनाएंगे, एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड हम बना सकते हैं, तो जितने भी मेथड बनाए होंगे हम हर मेथड के अंदर उन वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल पे हम आपको यहीं पे मान लीजिए हमने कोई मेथड और बना दिया वाइड डिस्प्ले नाम का, ऐसे ही तो इस मेथड की बॉडी के अंदर भी हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम, पूरी क्लास तक होता है, प्रोग्राम मत कहिए, पूरे क्लास तक होता है। मतलब ये हो गया कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम पूरे क्लास के अंदर हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी क्लास में, उस क्लास के बाहर की बात नहीं हो रही है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? इंस्टेंस वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है। एक चीज और है, एक प्रॉपर्टी और ध्यान देना आपको, वो ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक वो उनके लिए आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप उनको यूज भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप उन वेरिएबल्स के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आप उन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हो। तो दो बातें आपको समझ में आई। इनको किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक इंस्टेंस कब बनाएंगे हम तब बनाएंगे जब उस वेरिएबल को पूरे क्लास के अंदर एक्सेस करना होगा। पूरे क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर हम एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे मेथड 1 में, 2 में, 3 में, किसी के अंदर भी, तो हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात हमको ये ध्यान देनी है कि जब किसी वेरिएबल को हमने इंस्टेंस बना दिया तो उस केस में उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यानी अगर इस ए को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अभी फिलहाल हम अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इंस्टेंस वेरिएबल है कि नहीं है। दूसरा हमने बताया इंस्टेंस वेरिएबल की प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। दो ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में देखना है कि इंस्टेंस वेरिएबल पूरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, और दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ए की कोई वैल्यू हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात अभी हम इसको एग्जांपल के माध्यम से और क्लैरिफाई या कर ही देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ए को अगर हमको एक्सेस करना है तो हमको बिना ऑब्जेक्ट को हम मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, हालांकि हमने कुछ दिया नहीं है। तो अभी अगर डायरेक्ट ए को प्रिंट कराएंगे तो एरर शो करेगा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के अगर हम लिख दें ऐसे, अब जैसे ए को हम अगर बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डायरेक्ट हम अगर ए को प्रिंट कराएं तो एरर शो करेगा, क्योंकि देखिए हमने बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको एक्सेस किया हुआ है। यानी किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को यदि आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी क्लास का, इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए हमने यूज किया था। यहाँ पे क्लास की बॉडी को हम बंद कर देते हैं। किसी भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जावा में, हालांकि ये अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। अब क्लास का नाम तो वही होगा जो आपने दिया होगा, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसलिए इसको हमने नाम दे दिया क्या, OB1 कर सकते हो, OB2 कर सकते हो, OB3 कुछ भी कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रन टाइम में। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, इसको भी अलग से पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं। तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर से ये जो इसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से लिखेंगे तो होगा क्या, ये OB नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा किस क्लास के लिए, XYZ। यानी अब इस A को हम इस OB क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, इस क्लास का। यानी अब इस A को यदि हम OB के साथ लिखें OB.A तो हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी जावा में गार्बेज वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी यदि हमने किसी इंस्टेंस वेरिएबल को कोई वैल्यू हमने नहीं प्रोवाइड किया है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये तो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उनको हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। अब आते हैं हम दूसरा वेरिएबल जो अपना क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं,
लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड की बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, इंट b इज इक्वल टू 0। हमने लिखा है इंट b इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर इसको तो आपने वैल्यू असाइन नहीं किया है, इसको आपने वैल्यू असाइन किया है। लोकल वेरिएबल के केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसा वेरिएबल होगा वैसी ही वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो एरर शो करेगा। जैसे इंटीजर वेरिएबल होगा तो हम 0 असाइन करेंगे। अगर डबल टाइप का वेरिएबल होता कोई भी, डबल टी नाम का कोई वेरिएबल लिया तो हमको क्या असाइन करना पड़ता, 0। लोकल वेरिएबल के केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकल मतलब किसी मेथड की बॉडी के अंदर अगर किसी वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लोकल। ये तो हो गया पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वेरिएबल लोकल है या इंस्टेंस है। इंस्टेंस मेथड की बॉडी के अंदर नहीं होता है, क्लास के अंदर होता है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो किसी मेथड की बॉडी के अंदर होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल लिया है, एक b लिया है और एक d लिया है। ये दोनों वेरिएबल क्या कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल। कैसे विश्वास कर रहे हो ये लोकल वेरिएबल है? हमने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल की पहचान यही होती है कि जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेथड की बॉडी के अंदर होते हैं। यानी ये मेन मेथड है, ये इसकी बॉडी है, यानी हम कह सकते हैं कि b और d दोनों ही किस प्रकार के वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल को हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को तो हमने कहा था कि पूरे क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को हम पूरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो कहां तक एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड की बॉडी के अंदर, मतलब इस मेन के अंदर आप जितना मर्जी टाइम, जितना बार आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, किसी दूसरे मेथड के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के केस में किसी भी मेथड के अंदर आप उसको एक्सेस करना चाहते थे, मतलब एक्सेस करने का मतलब यही हो गया कि यूज करके कुछ प्रिंट कराना, कुछ गुणा करना, कुछ भी करना आप कर सकते थे। लेकिन लोकल वेरिएबल के केस में उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड की बॉडी तक सीमित रहता है जिस बॉडी के अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया होता है। यानी b और d को हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, इस मेन की बॉडी के अंदर। यानी इसको यूज सिर्फ इसी बॉडी के अंदर कर सकते हैं, इस बॉडी के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। और एक चीज और हमने जो बताया है कि लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम उसी मेथड की बॉडी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी किसी वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बनाएंगे तो हम कुछ न कुछ वैल्यूज को देंगे। क्या वैल्यू देंगे वो डिपेंड करेगा उसके टाइप के ऊपर। जैसे इंटीजर था तो हमने 0 दे दिया। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो एरर शो करेगा, कुछ नहीं दोगे तो क्या शो करेगा, एरर। अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो, मतलब आपको कुछ न कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अगर हम कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं, ऐसे स्ट्रिंग मान लीजिए नेम, तो हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डबल टू कॉमा ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। तो जैसा वेरिएबल होगा वैसी वैल्यू को हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। किस केस में, लोकल वेरिएबल के केस में। तो लोकल वेरिएबल की भी हमने पहचान बता दिया कि कैसे पहचानेंगे वेरिएबल लोकल है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। समझ में आई बात? फिर से एक बार, लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड की बॉडी के अंदर होते हैं, क्लास की बॉडी से नहीं। बस ये कहिए कि लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो मेथड की बॉडी के अंदर होते हैं, और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं और क्लास की बॉडी से अंदर होते हैं। उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम इसको डबल वाले को हटा लेते हैं क्योंकि फालतू का स्पेस। अब हम क्या करेंगे, हम system.out.println मेथड का इस्तेमाल करते हुए println कर दे रहे हैं यहाँ, ताकि अगला वाला डाटा अगली लाइन में है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के केस में। अब तीसरा वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल। कोई वेरिएबल स्टैटिक कब कहलाएगा, हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल, पहला चीज तो पहचानेंगे कैसे, यदि किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, स्टैटिक सी, हमने ऐसे लिखा, सॉरी स्टैटिक इंट रहेगा, इंट या फ्लोट कुछ भी ले सकते हो। चलिए स्टैटिक डबल सी इक्वल टू 0, नहीं कुछ नहीं देना है यहाँ, वैल्यू आपको नहीं देना है। वैल्यू कहाँ से लोकल वेरिएबल के केस में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लिखिएगा स्टैटिक डबल सी, यानी जब किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से डिफाइन किया गया होगा
तो इस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। इसी चीज को आप डिफाइन भी कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which are declared by using static keyword। स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये पहचानने का तरीका है। वैसे हम तुरंत इसको देखते ही कहते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। समझ में आया बात? अब स्टैटिक वेरिएबल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनको क्लास वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया तो इसकी पहचान कब हुई कि यह XYZ का वेरिएबल है? जब आपने XYZ के लिए बनाए गए ऑब्जेक्ट के साथ इसको लिखा, तब इसकी पहचान हुई कि यह XYZ का वेरिएबल है। यहाँ OB.A का मतलब ये हो गया, OB क्या है? XYZ का क्लास ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो A है यह किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? XYZ। अब यदि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी वेरिएबल को एक्सेस ना करना पड़े, उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर दें किससे? स्टैटिक टाइप। तो उस केस में हमको उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज और है, जब हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हम वो वहाँ पे देखा जाएगा। अगर मान लीजिए हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? अलग अलग मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, या यहाँ पे कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट से शेयर करे, तो उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं? स्टैटिक कीवर्ड। हालांकि स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक टॉपिक है, वहाँ पे हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कब किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाया जाएगा। हम स्टैटिक मेथड भी बनाते हैं, किसी मेथड को भी हम लोग स्टैटिक बनाते हैं। कब? जैसे इंस्टेंस वेरिएबल को हमको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, वैसे इंस्टेंस मेथड भी होता है। तो जब इंस्टेंस मेथड बनाएंगे, है ना, जब इंस्टेंस मेथड बनाएंगे तो उस केस में उस मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये चाहते हैं कि हम उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करें, तो उस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टैटिक। दो ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो या तो उसको स्टैटिक बनाओ, अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हो गया किसकी प्रॉपर्टी? स्टैटिक की प्रॉपर्टी। पहचानेंगे कैसे? अभी सिर्फ पहचानिए, वही बहुत है, बाकी के कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस किया जाएगा। समझ में आई बात? अब एक और बचा है ब्लॉक वेरिएबल। यदि किसी वेरिएबल को हमने किसी बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया, किसी बॉडी का मतलब मेथड की बॉडी नहीं, मेथड के अंदर हमारे द्वारा कुछ स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे इफ। मेथड की बॉडी के अंदर कुछ और भी स्टेटमेंट हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे इफ हो गया, या मैं एक और प्रोग्राम यहाँ बना दूँ फॉर के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, परेशान नहीं होना है। हमको सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। मैं इंट i = 1, i ≤ 2, i++, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसकी बॉडी ये देखिए, ये फॉर क्या है? एक स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका भी कर्ली ब्रेस ओपन कर रहे हैं। कर्ली ब्रेस ओपन का मतलब ये हो गया कि इसकी भी अपनी एक बॉडी होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? system.out.println, यहाँ पे किसको प्रिंट करा देना है? i। अब देखिए ये हो गई लूप की बॉडी, और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ किसकी? ये मेथड की बॉडी हो गई, और फिर ये हो गई हमारी क्लास की बॉडी। अब ध्यान से देखिएगा, अब सब वेरिएबल के एग्जांपल आ गए। इंस्टेंस वेरिएबल भी आ गया, स्टैटिक वेरिएबल भी आ गया, आपका लोकल वेरिएबल भी आ गया। अब चौथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ब्लॉक वेरिएबल। ब्लॉक वेरिएबल क्या होता है? जब किसी वेरिएबल को इस तरीके से किसी स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है, वो स्टेटमेंट लूप का भी स्टेटमेंट हो सकता है, इफ का भी स्टेटमेंट हो सकता है, स्विच का भी स्टेटमेंट हो सकता है। ये सब अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो जावा में होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यह भी एक ब्लॉक है। यह क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लॉक। ये तो मेथड का ब्लॉक था ना, लेकिन मेथड के अंदर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जिनका अपना ब्लॉक होता है, और उस ब्लॉक में यदि किसी वेरिएबल को आपने डिफाइन किया है तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहता है? ब्लॉक वेरिएबल। जैसे यहाँ देखिए फॉर, यहाँ फॉर के अंदर क्या लिखा गया? इंट i, मतलब इस i को हम डिफाइन कहाँ कर रहे हैं? इस ब्लॉक के अंदर।
तो यदि किसी वेरिएबल को इस तरीके से किसी ब्लॉक की बॉडी के अंदर डिफाइन किया गया है, किसी नहीं किसी स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहता है? ब्लॉक वेरिएबल। अब ब्लॉक वेरिएबल की भी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि ब्लॉक वेरिएबल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर कर सकते हैं, सॉरी उसी ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। उस ब्लॉक के बाहर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस आई को इस आई को हम इसी बॉडी के बाहर यहीं पे एक्सेस करना चाहें, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे हम आई कर दें, इसके बॉडी के बाहर हम इस ब्लॉक की बॉडी के बाहर हमने लिखा है ना, इस ब्लॉक वेरिएबल को इसकी बॉडी के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब हम जावा के प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के वेरिएबल की नीड होती है, या इनके अच्छा जावा ने हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि हम किसी भी वेरिएबल को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप डिफाइन करिएगा तो उनके स्कोप को ध्यान में रख के करिएगा, नहीं तो होगा क्या कि पता चलेगा कि हम एरर ढूंढते रह जाएंगे। अगर हमने आई को यहाँ पे डिफाइन कर दिया लूप के बॉडी के अंदर, और उसकी बॉडी के बाहर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, अगर बॉडी के अंदर आपको कई बार कई जगह एक्सेस करना है तो उसको ब्लॉक वेरिएबल मत बनाइए, उसको मेथड की बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिए, फिर उस मेथड की बॉडी के अंदर जितनी बार आप उसको एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो। समझ में आई बात? तो देखिए सबसे ज्यादा स्कोप किसका होता है? सबसे ज्यादा जो स्कोप होता है वो होता है आपका, सबसे ज्यादा जो स्कोप होता है वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, पूरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेड स्कोप किसका होता है? लोकल वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल को पूरी मेथड की जिस मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया है उस मेथड के अंदर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास वेरिएबल होता है, तो उसको भी हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस, पूरे क्लास के अंदर हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक तक सीमित रहता है जिस ब्लॉक के अंदर हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। इस तरीके से जावा के अंदर 4 वेरिएबल्स होते हैं, उनका अपना पहचानने का तरीका होता है। हर एक टाइप के वेरिएबल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और जब कभी हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो इनके प्रॉपर्टी को हमेशा माइंड में लेके चलना है कि हाँ अगर इस टाइप के वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको प्रोग्राम बनाते समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और अपने यूजिबिलिटी के आधार पर भी हमको चूज करना पड़ेगा कि हमको किस टाइप का वेरिएबल हमको लेना है। समझ में आएगा? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि वेरिएबल्स को हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को डिफाइन करके रखा हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वेरिएबल्स 4 टाइप के होते हैं। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और ब्लॉक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ द क्लास बॉडी but outside of the method body. The scope of instance variable is local to the class in which they are defined. In which यहाँ पे दे रहेगा, in which they are defined। मतलब जो लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप पूरे क्लास तक रहता है। मतलब उस वेरिएबल को हम पूरे क्लास के अंदर हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हमने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए इंट a लिखा गया है। ये जो येलो कलर का कर्ली ब्रेस दिख रहा है नीचे देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्लास की बॉडी को। सॉरी हाँ, ये जो येलो कलर का कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट ओपन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्लास की बॉडी को। हमने ये कहा है कि यदि किसी वेरिएबल को हमने क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर दिया है और मेथड की बॉडी से बाहर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे a नाम का एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमने क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया है, और इसीलिए इस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम जितने मेथड होंगे क्लास के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने बहरहाल इसमें इस क्लास के अंदर एक ही मेथड है, जिस मेथड के अंदर हम आसानी से इस मेथड के अंदर हम इस इंस्टेंस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड होते तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब जो दूसरा था वो था लोकल वेरिएबल। यदि हम लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ द मेथड बॉडी।
इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी वेरिएबल को हमने किसी मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ये जो कलर आपको दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये देखिए ये सिंबल भी आपको बता रहा है लाइट, लाइट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो ये मेथड की बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ है। मतलब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है बी नाम का, बी नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है। और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको किसी मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया गया होता है उन्हें क्या कहता है, मेथड की बॉडी, ध्यान रहे मेथड की बॉडी, उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहता है, लोकल वेरिएबल। तो बी यहाँ पे क्या है आपका लोकल वेरिएबल है। अब जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है वो ये होता है कि उस मेथड की बॉडी के अंदर आप जितनी बार उसको यूज करना चाहते हो आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने वैसे सारे वेरिएबल को, चाहे वो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, चाहे लोकल है, इंस्टेंस है, ब्लॉक है, सबको हमने इसी बॉडी मेथड की बॉडी के अंदर यूज किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि इंस्टेंस वेरिएबल को जब आप एक्सेस करना चाहते हो तो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए रेड कलर का लाइन दिख रहा है, रेड कलर का लाइन दिखने का मतलब ये होगा कि इस प्रोग्राम में एरर है ना। मतलब इस इंस्टेंस वेरिएबल को तब तक हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मेथड, इस वेरिएबल को यदि आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है क्लास का नाम वेरिएबल, OB is equal to new वेरिएबल, है ना। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, OB एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के सहायता से हम इस वेरिएबल को यदि एक्सेस करेंगे तो अब ये वेरिएबल हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब आप देख सकते हो किसी प्रकार का जो एरर शो हो रहा था अब वो एरर फिक्स हो गया है। अब देखिए वो रेड लाइन जो दिख रही थी वो रेड लाइन हट गई, मतलब प्रोग्राम के अंदर जो एरर था वो एरर हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब देखिए अगला जो वेरिएबल था वो स्टैटिक वेरिएबल था। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको हम यदि किसी वेरिएबल को हमने इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से डिफाइन किया गया है तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। और जो स्टैटिक वेरिएबल, हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक क्यों बनाते हैं, जब किसी प्रॉपर्टी को, है ना, जब किसी प्रॉपर्टी को सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेयर करना चाहते हैं। जब किसी कॉमन प्रॉपर्टी को, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप सारे लोग स्टूडेंट हो ना, तो सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि सबके रोल नंबर होंगे, सबके नाम होंगे, है ना, सबका एड्रेस होगा, सबका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे स्टूडेंट से, मतलब क्या होते हैं, जो सारे स्टूडेंट के पास होगी कि नहीं होगी। तो जब किसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग सारे ऑब्जेक्ट से शेयर करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, है ना। स्टैटिक कीवर्ड, यदि किसी वेरिएबल को हमने स्टैटिक बना दिया तो उस केस में, अच्छा एक चीज और, हम स्टैटिक वेरिएबल को जब भी डिफाइन करेंगे क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, मेथड की बॉडी के बाहर डिफाइन करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में अंतर यही होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम सिंपली डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल को हम किसके साथ डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक के साथ। तो जो वेरिएबल स्टैटिक होते हैं उनको क्लास वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर स्टैटिक की सहायता से आप डिफाइन कर दिए तो वो ये प्रमाण हो गया कि वो क्लास के वेरिएबल है, जिस क्लास के अंदर भी हैं वो उसी के वेरिएबल हैं। और यदि आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया तो वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। और यदि वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा तो उस केस में भी आपको बताना पड़ेगा। स्टैटिक के केस में आपको बताना नहीं पड़ रहा है, और यदि इंस्टेंस वेरिएबल होगा तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के साथ जब उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो वेरिएबल भी किसका है, उसी क्लास का है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ हमने क्या किया है, ob.a किया है। ob किसका ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल क्लास का। इसका मतलब ये हो गया कि यह a वेरिएबल भी किस क्लास का है, वेरिएबल क्लास का। फिर लास्ट जो बचा है उसको भी आप यहाँ से लिख सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल को भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है।
स्टैटिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। यदि किसी वेरिएबल को हमने स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से डिफाइन किया गया है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को क्लास वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हमने वही एग्जांपल लिखा गया है, जब किसी कॉमन प्रॉपर्टी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे किसके माध्यम से? स्टैटिक के माध्यम। तभी सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज सारे ऑब्जेक्ट शेयर नहीं करेंगे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे ना सब अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं, है ना? इसलिए स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग स्पेस लेंगे तो मेमोरी भी स्पेस भी अलग कंज्यूम किया जाएगा, तो एक ही जगह उनके लिए अलग से स्पेस बना दिया जाता है, फिर वही उसी को सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से सारे जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे ऑब्जेक्ट के पास शेयर हो जाती है। लास्ट है ब्लॉक वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको किसी स्टेटमेंट की ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है, जैसे इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? ब्लॉक वेरिएबल। और जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप उसी ब्लॉक तक सीमित रहता है जिस ब्लॉक के अंदर हमने उनको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है int i = 1, i ≤ 2 और i++। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए i नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने यहीं पे डिफाइन किया है फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर डिफाइन करने का मतलब फॉर लूप क्या है? एक स्टेटमेंट है। और इस हमने क्या कहा है कि यदि किसी वेरिएबल को किसी स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन किया गया है तो उस प्रकार के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? ब्लॉक वेरिएबल। और ब्लॉक वेरिएबल को यूज हम सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए i को हम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम देखिए जैसे इसको ब्लॉक के बाहर हम यूज करेंगे तो ये एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पर रेड लाइन हो गया, मतलब ब्लॉक वेरिएबल का स्कोप उसी ब्लॉक तक सीमित रहता है जिस ब्लॉक के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। बहरहाल हम इसको हटा लेते हैं और प्रोग्राम को जल्दी से रन करा लेते हैं। सब जगह 0 आएगा, है ना? सॉरी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो इसको रन कराने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ टर्मिनल में आइएगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिएगा। टाइम ले रहा है। CMD से रन करा लेते हैं। CMD से रन कराते टाइम समय हमको लोकेशन देखना पड़ेगा। ई ड्राइव के अंदर जावा नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर हमारा प्रोग्राम है, तो हम यहीं से रन करा लेते हैं। तो पहले ई ड्राइव पे जाएंगे। ई ड्राइव पे जाने के लिए CD स्पेस जावा नाम का फोल्डर है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब जावा का प्रोग्राम हमारा यहीं पे है, तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए हम क्या लिखते हैं? जावा सी। अब फाइल का नाम क्या है? 2-variable.java 2.variables.java। अच्छा देखिए यहाँ पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-variables.java कंपाइल कराएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है। कुछ दिक्कत है? फाइल का नाम स्पेलिंग देख लीजिए, BARI स्पेलिंग सही है? नहीं तो करा लेते हैं। जावा सी वेरिएबल्स प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। फाइल का नाम सही से लिखना है ना?
फाइल का नाम क्या था, 2 डैश वेरिएबल डॉट जावा। इस बार स्पेलिंग सही थी तो हो गया। अब रन कराने के लिए क्या करेंगे, क्लास का नाम, बस आपको क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल्स, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक फिर हो गया। वेरिएबल है, ये नहीं होगा। क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल है। ये भी नहीं सर आई के बाद यस तो आई बन बी यदि है ना, देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, मतलब आउटपुट आ गया। ये 0 किसका है, ob डॉट ए का है, ये b का है, और ये आपका c का है, और ये 1 2 किसकी वैल्यू आई है, i की वैल्यू आई। i लूप 2 बार चलेगा, तो एक बार 1 प्रिंट करेगा, एक बार 2 प्रिंट करेगा, ठीक है।